नमस्कार, आप सभी का स्टडी फॉर गोल्स में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम झारखंड सचिवालय में कंप्यूटर की क्लासेस कर रहे हैं, तो आज का हमारा जो क्लास है वह क्लास 8 हो जाएगा। यह जो सब्जेक्ट है यह आपके पेपर 3 के लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि आपके जैसे सीजीएल में पूछा जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर से आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और प्रत्येक सही क्वेश्चन पे 3 मार्क्स और प्रत्येक गलत क्वेश्चन पे -1 मार्क्स कट कर लिए जाएंगे। ओवरऑल मैं मार्क्स की बात करूँ तो आपको यहाँ पे 60 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आपको यह बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पे आपको 60 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही साथ आज का हमारा जो क्लास है वह सॉफ्टवेयर का क्लास है। अगर हम नेक्स्ट क्लास की बात करें तो इसके बाद हमारा हार्डवेयर क्लास हो जाएगा। लेकिन हम प्रीवियस क्लासेस की बात करें तो जहाँ पे हमने नेटवर्क के बारे में कुछ बातें जानी थी, अगर मैं क्लासेस से रिलेटेड कुछ और भी बातें करूँ, जैसे कि मैंने नेटवर्क में जितनी भी चीज़ें पढ़ाई हैं, अगर आप प्रैक्टिस सेट बनाते हैं तो आपको सारे क्वेश्चन वहाँ से अटैम्प्ट हो जाएंगे। मतलब कि क्लास से ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, चाहे प्रीवियस ईयर्स के हो या मॉडल प्रैक्टिस सेट हो। अगर आप मेरे क्लासेस करते हैं तो आपको 100% मैं श्योर हूँ कि आपके सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे, बस आप अच्छी तरह से पढ़ रहे होंगे। अगर हम आज की क्लास की ओर बढ़े तो देखते हैं कि आज का हमारे क्लास में सॉफ्टवेयर के बारे में हम मेनली बात करने वाले हैं। करें तो सॉफ्टवेयर एक ऐसा चीज़ होता है जिसमें कि आपको यहाँ पे देखने को मिलता है कि सामान्य शब्दों में प्रोग्राम के समूह को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। अगर सामान्य तौर पर कोई आपसे पूछता है कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो प्रोग्राम के समूह को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। कंप्यूटर से कार्य संपन्न करवाने के लिए उसे कुछ निर्देश देने होते हैं। इन निर्देशों को समूह को हम कंप्यूटर प्रोग्राम कहते हैं। अच्छा, आपको दो बातें ध्यान रखनी है, यहाँ से 3 चीज़ें निकल कर आ रही हैं। सबसे पहली बात कि प्रोग्राम के समूह को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। किसके समूह को? तो प्रोग्राम के समूह को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ तो नेक्स्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं तो निर्देश के समूह को, जो इंस्ट्रक्शन हो जाएगा, उसके समूह को यहाँ पे कंप्यूटर प्रोग्राम कहते हैं और संबंधित प्रोग्राम के समूह को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो 3 चीज़ें आपको यहाँ से ध्यान रखनी है कि प्रोग्राम के समूह को क्या कहा जाता है, तो सॉफ्टवेयर कहा जाता है। मेनली आपसे यही पूछेगा कि सॉफ्टवेयर किसे कहा जाता है, तो आपको वहाँ पर जवाब देना होगा कि प्रोग्राम के समूह को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। अगर सॉफ्टवेयर की हम बात करें तो सॉफ्टवेयर को यहाँ पे 3 भागों में विभाजित किया जाता है। मेनली इसे 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया जाता है, जिनमें कि आपका पहला यहाँ पे आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर देखने को मिलता है। तो वह सॉफ्टवेयर जिनके बिना कंप्यूटर कार्य नहीं करते हैं, जैसे कि विंडोज़ 7 और विंडोज़ 11। मतलब कि उन बेसिस पे, जैसे कि आपके मोबाइल में आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं, चाहे एप्पल्स के मोबाइल में जो उसके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, अगर वो नहीं रहेंगे तो वो मोबाइल वर्क ही नहीं कर पाएंगे, उसका कोई सिस्टम ही काम नहीं कर पाएगा। तो ये सारे जो सिस्टम्स होते हैं, मतलब ये सारे जो सॉफ्टवेयर होते हैं, इन सिस्टम को चलाने के काम में आते हैं। तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। एक सिस्टम को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। साथ ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की हम बात करें तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि एप्लीकेशन मतलब किसी चीज़ को यहाँ पे यूज करने के लिए बात कर रहा है, वह सॉफ्टवेयर जो यूजर को कार्य करने में सुविधा प्रदान करते हैं, जैसे कि MS वर्ड, MS ऑफिस, फोटो एडिटिंग शॉप, उसके अलावा कोरल ड्रॉ, CAD मतलब कि कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ये सभी जो हो जाएंगी यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएंगे। साथ ही मैं यहाँ पे एक चीज़ और ऐड कर दूँ कि जो ऐप होता है, ऐप का यहाँ पे फुल फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं इस चीज़ को कि एप्लीकेशन प्रोबेबिलिटी प्रोफाइल। ठीक है, इस चीज़ को आप ऐड कर सकते हैं, इस चीज़ को मार्क करके लिख सकते हैं कि ऐप का फुल फॉर्म क्या होता है। मैं यहाँ पे इंश्योर कर देना चाहता हूँ कि जो भी मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, अगर आप मॉडल प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस ईयर लगा रहे होंगे तो आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। तो ऐप का आप फुल फॉर्म समझ चुके होंगे कि एप्लीकेशन प्रोबेबिलिटी प्रोफाइल हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। साथ ही मैं नेक्स्ट यहाँ पे जो 3rd नंबर पे हो जाएगा सॉफ्टवेयर का पार्ट, उसकी मैं बात करूँ तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब नाम से ही पता चलता है कि जो चीज़ें हमें यूटिलिटी मतलब कि किसी चीज़ को निर्धारित तौर पे, मतलब किसी चीज़ को अच्छे से यूज करने के लिए जो चीज़ें हमें प्रोवाइड की जाती हैं, उस सॉफ्टवेयर को यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे कि जो वायरस एवं अशुद्धियों को कंप्यूटर से दूर करती है, मतलब उसे रक्षा करती है, उसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर फाइल मैनेजर, एंटीवायरस, जो चीज़ें हम इस कंप्यूटर में अपलोड करते हैं। मान लीजिए हमारा कंप्यूटर हैंग होने लगा, ठीक है, अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो आप देखते होंगे कि एंटीवायरस का एक टाइम होता है कि इतने टाइम तक यह काम करेगा, उसके बाद इसका एक्सपायर हो जाता है, तो उसमें नया एंटीवायरस डालना पड़ता है ताकि हमारा कंप्यूटर हैंग ना करे। अगर हम आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को और देखते हैं अच्छी तरह से, तो यहाँ पे देखने को हमें मिलती है कि आपको इन बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि सॉफ्टवेयर को हमारे 3 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, जिनमें कि आपका पहला हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। साथ ही साथ
नेक्स्ट हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और थर्ड नंबर पे जो हो जाएगा वो हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो जाएगा। साथ ही साथ हम जब सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो उसे दो भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, जिनमें कि आपका पहला हो जाएगा ट्रांसलेटर और दूसरा हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो अगर हम ट्रांसलेटर की बात करें तो यहाँ पे आपको ट्रांसलेटर में जो चीज़ें देखने को मिलती है जिसका अन्य नाम लैंग्वेज प्रोसेसर हो जाएगा, मतलब कि जो चीज़ें अनुवाद करने के तौर पर यूज की जाती है, जो कंप्यूटर में ट्रांसलेटर का कार्य करती है, उसे अनुवादक सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है, मतलब ट्रांसलेटर सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम की मैं बात करूँ तो यहाँ पे विंडोज़ हो जाएंगे, ये सारी चीज़ें आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में आ जाएंगी। अगर मोबाइल की मैं बात करूँ तो आपको एक चीज़ें देखने को मिलती है कि JKLMNO, ठीक है, यहाँ तक चीज़ें आ चुकी है, जैसे कि जेली, किटकैट, लॉलीपॉप, मार्शमेलो, नौगट और ओरियो, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो कि आपको एंड्रॉयड में देखने को मिलते हैं। साथ ही आपको एप्पल में होता है कि जो चीज़ें मिलती हैं वो अलग होती है, मतलब कि वो एप्पल के द्वारा ही प्रोवाइड की जाती है, उसकी अपनी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होती है। तो ये सारे चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पर जानी जाती है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में कितनी चीज़ें आएंगी, तो ट्रांसलेटर आ जाएंगी और दूसरी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर आ जाएगा। सॉफ्टवेयर को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो 3 भागों में, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम ट्रांसलेटर में ही कुछ चीज़ें और जान लेते हैं कि ट्रांसलेटर और चीज़ें क्या अच्छे ढंग से करता है। तो जो हाई लेवल लैंग्वेज होता है उसे लो लेवल लैंग्वेज में बदलने का काम करता है, मतलब कि उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में बदलने का यह कार्य करता है, जैसे कि C++, कोबोल, फोर्ट्रेन, जावा, इन सभी चीज़ों को ये हाई लेवल लैंग्वेज है। आपको ध्यान रखना होगा, एग्जाम में आपसे यही पूछेगा, ये चीज़ें दे देंगी और पूछेगा कि ये जो इनमें से एक है सो किस भाषा से संबंधित रखता है, तो ये सारे आपके हाई लेवल लैंग्वेज से संबंधित हो जाएंगे। तो आपको एक चीज़ को टिक करना होगा। साथ ही इन सभी को यह लो लेवल लैंग्वेज में बदलता है। कौन? तो ट्रांसलेटर बदलता है। उसे मशीनी लैंग्वेज में वो बदलता है या असेंबली लैंग्वेज में बदलता है। मशीनी लैंग्वेज की अगर मैं बात करूँ तो 0-1 की भाषा में यह उसे चेंज कर देता है ताकि कंप्यूटर अच्छे से समझ पाए, ठीक है। उसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो देखने को मिलता है हमें यहाँ पे कि ट्रांसलेटर। अब ट्रांसलेटर को भी 3 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। पहले मैंने बताया कि आपको सॉफ्टवेयर को 3 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, फिर उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर को 2 भागों में और अब ट्रांसलेटर को 3 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। मतलब कि आपको एक अच्छे से ग्राफ बनाना होगा और चीज़ों को अपने माइंड में सेट कर लेना होगा। अगर मैं ट्रांसलेटर की बात करूँ तो यहाँ पे पहली इसमें जो इसकी टाइप हो जाएगी उसमें आपका नाम हो जाएगा कंपाइलर। कंपाइलर यह पूरे प्रोग्राम को इकट्ठे मतलब एक साथ बाइनरी नंबर्स में बदलता है, मतलब कि 0-1 के लैंग्वेज में बदलता है। इस भाषा में वह इसे चीज़ को बदल देता है। मान लीजिए कि यह एक लाइन है और यह भी एक लाइन है, तो इन चीज़ों को एक साथ यह अनुवाद कर देगा। अब मान लीजिए एक साथ जब किसी चीज़ को अनुवाद किया जा रहा है, मतलब ट्रांसलेट किया जा रहा है, ऑब्वियस सी बात है कि यह सबसे तेज़ होगा। और अगर हम इंटरप्रेटर की बात करें तो यह एक लाइन को, मतलब ये पूरा एक लाइन है तो इसे अनुवाद करेगा, फिर नेक्स्ट लाइन में आएगा तो फिर इस चीज़ को बदलेगा, तो यहाँ पे यह स्लो हो जाता है। लेकिन कंपाइलर जो कि सबसे तेज़ हो जाता है। अगर मैं प्रीवियस ईयर्स की बात करूं जो कि हमारे प्रैक्टिस सेट में डाले गए हैं तो उसमें यह पूछा गया है कि सबसे तेज़ गति से काम करने वाला कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिया जाएगा कंपाइलर, तो उसे आपको टिक कर देना है। साथ ही साथ असेंबलर की मैं बात करूँ तो यह असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। साथ ही साथ इंटरप्रेटर जो कि मैंने आपको बता ही दिया कि यह एक लाइन को कन्वर्ट करता है, जो कि एक स्लो तरीके से काम करता है। साथ ही मैं आगे बढ़ता हूं तो यहाँ पे देखने को और भी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम ये सारी चीज़ें आपको PDF में मिल जाएंगी, जो कि हमारे स्टडी फॉर गोल्स चैनल पे आपको वहाँ पे मिल जाएगी। साथ ही साथ हमारे ऐप पर भी मिल जाएंगी। स्टडी फॉर गोल्स चैनल कहने का अर्थ है कि आपको लिंक में मिल जाएगा इसकी PDF, साथ ही साथ हमारे ऐप पर इसकी PDF प्रॉपर तरीके से मिल जाएगी। साथ ही वहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी दी जा रही है। लेकिन हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट कहने का मतलब है कि आप अगर इस बैच को परचेज करते हैं तो उस बैच में इस चीज़ को ऐड कर आपको दिया जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का समूह है जो कि आंकड़ों एवं निर्देश के संचरण के नियंत्रण करता है। यह हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के बीच के सेतु का कार्य करता है, जो GUI के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब GUI का यहाँ पे फुल फॉर्म आपको याद रखना होगा, जैसे कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब ऑपरेटिंग सिस्टम GUI के माध्यम से ही, जो मैं यहाँ पे स्क्रीन पर पढ़ा रहा हूँ, उस चीज़ को आप देख पा रहे हैं, यही होता है GUI, मतलब कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसे आप नोट कर सकते हैं, यह चीज़ें
यहाँ पे जो जो चीज़ें हाईलाइट की जा रही हैं वही मेनली तौर पर आपसे एग्जाम में पूछी जाएंगी। मैं इन चीज़ों को इसलिए डिस्क्रिप्टिव तरीके से लिखता हूँ कि अगर आपके पास PDF के फॉर्म में जाता है तो दोबारा से आप समझ पाए, ना कि मैं अगर शॉर्ट में लिख कर आपको दे दूँ तो आप कभी भी इस चीज़ को नहीं समझ पाओगे। लेकिन यही चीज़ें आपको अगर अच्छे से डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख कर दी जाएंगी तो आप अच्छे से समझ पाओगे। बढ़ते हम आगे तो देखते हैं कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वह और किन चीज़ों में काम आता है। तो साथ ही यह डाटा के आदान प्रदान के लिए जिम्मेदार होता है। साथ ही यूजर एवं कंप्यूटर के मध्य की कड़ी है, मतलब कि इसके द्वारा ही यूजर जो है सो अपने काम को अच्छे ढंग से कर पाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको एक समझने की बात है कि अगर आप मोबाइल को यूज कर रहे हैं तो उसमें कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होगा जिसके जरिए वह मोबाइल काम कर रहा होगा, ठीक है। या कंप्यूटर आप यूज कर रहे होंगे तो उसमें भी कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होगा जिसके जरिए वह काम कर रहा होगा। ये सारी चीज़ें होती हैं जिसके माध्यम से सारे वर्क्स कंप्लीट हो पाते हैं। साथ ही मैं यहाँ पे विंडोज़ के बारे में बात करूँ तो विंडोज़ को सबसे पहले यहाँ पे 4 अप्रैल 1975 को बनाया गया था। यह चीज़ें आप नोट कर सकते हैं क्योंकि एग्ज़ाम में यही सारी चीज़ें पूछी जाती हैं कि इसका फाउंडेशन कब हुआ था। साथ ही साथ इसके जो फाउंडर हैं वो बिल गेट्स हो जाएंगे, साथ ही पॉल एलन हो जाएंगे। ये दोनों आपस में को फाउंडर हो जाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ विंडोज़ की जो सबसे पहली जो लॉन्च की घोषणा हुई थी, यह तो जो संस्था थी वह तो 4 अप्रैल 1975 को स्थापित हुई थी, यह बात आपको ध्यान रखना है। लेकिन विंडोज़ की जो सबसे पहली जो इकाई थी उसकी घोषणा लॉन्च की 1983 में हो गई थी, लेकिन फर्स्ट विंडोज जो सबसे पहले लॉन्च हुआ था वह 1985 में लॉन्च की गई थी। अगर मैं आगे बात करूं तो यहाँ पे आपको कुछ और भी चीज़ें मैं बता देता हूं, जैसे कि 1985 में विंडोज 1.0 को लॉन्च किया गया था। साथ ही 1987 में विंडोज 2.0 को लॉन्च किया गया था और इससे अन्य नाम से भी जाना जाता है, विंडोज 386 के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ मैं बता दूं कि यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो आपको PDF के फॉर्म में मिल जाएंगी, लेकिन हम जो मेनली है इसमें उसे मैं बता देता हूँ। जैसे कि आपको यहाँ से आपको याद रखना है 2007 से आपको याद रखना है चीज़ों को कि विंडोज़ विस्टा जो है वह कब लॉन्च किया गया था। तो विंडोज़ विस्टा आपको 2007 में लॉन्च किया गया था। साथ ही विंडोज़ 7 आपको 2009 में और विंडोज़ 8 2012 में, विंडोज़ 10 आपको 2015 में और विंडोज़ 11 2021 में। अगर मैं इस पर ट्रिक एक मैं बना देता हूँ, यहाँ पे जो मैंने बनाकर ऑलरेडी रखा हुआ है तो उसके बारे में बता देता हूँ। जैसे कि 7 में आपको 2 जोड़ना है तो 9 में आ जाएगा, ठीक है। 9 में विंडोज़ आ जाएगा, ठीक है। साथ ही विंडोज़ जैसे कि 8 है तो विंडोज़ 8 में 4 जोड़ दीजिएगा तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, मतलब कि यह 2012 में लॉन्च किया गया है। उसी तरह विंडोज़ 10 में अगर 5 जोड़ देते हैं आपको तो यह 2015 में लॉन्च किया जाता है। इस तरह से आप चीज़ों को याद कर सकते हैं, लेकिन आपको मेनली यह ही याद करना है 2007 और 2009 वाला, ठीक है। और लेटेस्ट एक आप याद कर सकते हैं कि इन सभी को कब लॉन्च किया गया था। बढ़ते हम आगे और देखते हैं कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करूँ तो इसे 1981 में लॉन्च किया गया था। साथ ही साथ मैं इसके बारे में बता दूं और चीज़ें, तो DOS का फुल फॉर्म हो जाएगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और वर्तमान समय में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। यह TUI और CUI के सिद्धांत पर कार्य करता है। TUI क्या होता है? तो TUI टेक्स्ट यूजर इंटरफेस के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस के नाम से जाना जाता है। नाम से ही पता चलता है कि यह टेक्स्ट को रिकॉग्नाइज करता है और यह कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज करता है। साथ ही मैं आगे बात करूँ तो यूनिक्स, तो यह व्यापारिक और नेटवर्क के संचार के लिए बना पहला सॉफ्टवेयर था, ठीक है। आपसे कभी भी पूछेगा कि जो कॉमर्शियल यूज के लिए पहला सॉफ्टवेयर कौन सा बनाया गया था, तो यूनिक्स को बनाया गया था, जिसे न्यूप्लेक्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम के नाम से जाना जाता है। लेकिन वर्तमान समय में इसका नाम कुछ और ही हो गया है, मतलब इसका जो अपडेटेड वर्जन है उसे किसी और नाम से जाना जाता है, जिसे लिनक्स के नाम से जाना जाता है। अब इसका नाम लवेबल इंटेलेक्ट नॉट यूजिंग XP हो जाएगा, ठीक है। आपको यह बात ध्यान रखनी है। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट और जो हाईलाइट की गई हैं, वही चीज़ें आपको ज़्यादातर ध्यान में रखनी है। बाकी चीज़ें आपको फॉर द फर्दर नॉलेज आपको याद रखनी है। साथ ही यहाँ पे बग के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ, जो सिस्टम में आपको अक्सर देखने को मिलता है। तो सॉफ्टवेयर में जो एरर होता है उसे बग कहा जाता है। एग्जाम में पूछेगा कि बग किसे कहा जाता है, वहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और उसके बारे में डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दे दिया जाएगा, और उनमें से आपको एक चूज करना होगा। तो बग, जो कि सॉफ्टवेयर में जो एरर हमें देखने को मिलता है उसे बग कहा जाता है। साथ ही मैं डीबगिंग के बारे में बात करूं, जो सॉफ्टवेयर में जो एरर होते हैं उनमें सुधार करना डीबगिंग कहलाता है। यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। साथ ही पैच की मैं बात करूँ तो पैच, जो कि एरर और बग को दूर करने के लिए प्रोग्राम
को पैच कहा जाता है। एक बात ध्यान रखनी है कि गलती एरर मतलब जो एरर ढूंढता है और उसमें सुधार करना डीबगिंग कहलाता है, लेकिन जो ये प्रोग्राम होता है, ठीक है, एरर में जो प्रोग्राम होता है उसे पैच कहा जाता है। प्रोग्रामिंग में व्याकरण में अशुद्धियाँ मतलब ग्रामेटिकल एरर को छांटना सिंटैक्स एरर कहलाता है। साथ ही यहाँ पे इंस्टॉल के बारे में बात करूँ तो इंस्टॉल जो कि आप लोग अक्सर जानते होंगे इंस्टॉल के बारे में, तो इसका मतलब हो जाता है कि सॉफ्टवेयर को हार्ड डिस्क में रोम में रीड ओनली मेमोरी में मतलब कंप्यूटर हार्ड डिस्क में कॉपी करना इंस्टॉल कहलाता है। मतलब कि आपके पास कोई ऐप आया, आपने उस ऐप को डाउनलोड कर लिया और डाउनलोड करने के बाद उसे आपने इंस्टॉल कर लिया, तो वह इंस्टॉल होकर कहाँ जाएगा, मतलब कि रोम में जाएगा या कंप्यूटर हार्ड ड्राइव में जाएगा, तो इसे ही इंस्टॉल कहा जाता है। अनइंस्टॉल सॉफ्टवेयर को हार्ड डिस्क से रिमूव करना, मतलब कि जो भी आपने ऐप को इंस्टॉल किया है या कोई भी आपके पास सॉफ्टवेयर है तो उसे जब आप हार्ड ड्राइव से रिमूव करते हैं तो उसे अनइंस्टॉल कहा जाता है। मतलब कि आपसे एग्जाम में सिर्फ ये चीज़ें पूछेंगे कि इंस्टॉल जब हम करते हैं किसी सॉफ्टवेयर को तो वह कहाँ जाता है, तो आपको यह ध्यान रखनी होगी कि यह कंप्यूटर हार्डवेयर ड्राइव में जाता है। साथ ही यह जो हमारा क्लास था वह सॉफ्टवेयर का आज का हमारा क्लास था। यही चीज़ें थी जो कि आपको जाननी जरूरी थी। जब आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कुछ अलग नहीं मिलेगा। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस करते चला जाता हूँ। इसके अलावा जो भी मैं चीज़ें अगर अदर बताऊँगा तो आपके लिए वो स्टॉप के तौर पर जमा होता जाएगा, मतलब कि वो कोई काम के नहीं होगा, फॉर द इन्फॉर्मेशन हो जाएगा, जो कि आपके कोई काम के नहीं रहेगा। मतलब कि आप पढ़ाई वही कीजिए जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। अदर नॉलेज आपके लिए सही है, लेकिन ज़्यादा मतलब किसी चीज़ को अर्न कर लेना वो भी गलत ही होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी जो कि आज क्लास के लिए थी। साथ ही साथ मैं बता दूं कि जो पिछली क्लासेस थी वह नेटवर्क की थी, साथ ही इससे पहले की जो क्लासेस थी वह इंटरनेट और डब्ल्यूडब्ल्यू की थी। साथ ही यह जो कंप्यूटर कोर्स है यह आपको 199 रुपीज़ में आपको हमारे ऐप पर मिल जाएगी। तो आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर वहाँ से इस कोर्स को परचेज़ कर सकते हैं और इस कोर्स की फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम हार्डवेयर के बारे में बात करेंगे। हार्डवेयर की क्लासेस जो कि काफ़ी लंबी होने वाली है, मतलब कि 2 क्लासेस में मैं उसको कवर करूँगा। हालांकि मैं यह चाह रहा हूँ कि जो भी क्लासेज हो वो आपके प्रॉपर तरीके से हो, ये नहीं कि मैं कुछ और भी बता के चले जाऊँगा। अगर आप यही क्लासेस कहीं और देखते होंगे, अगर लाइव क्लासेस में देखते होंगे तो ये क्लासेस 1 घंटे चली जाएंगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कुछ बातें चलेंगी, कुछ आपसे सवाल किया जाएगा, कुछ बेफालतू की बातें की जाएंगी, तो इस तरह से चीज़ें लंबी हो जाती है। लोगों को लगता है कि नहीं, हमें तो 1 घंटे की क्लासेस मिल रही है, हमें वहीं पढ़ने से फ़ायदा मिलेगा। नहीं, आपको वहाँ पे मैं नहीं करूँ कि आपको वहाँ पे कुछ गलत पढ़ाया जाएगा, चीज़ें सही पढ़ाई जाएंगी, लेकिन वहाँ पे आपका टाइम वेस्ट किया जाएगा। यहाँ पे जो चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती हैं वो आपको सीधी सीधी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है, मतलब कि जो काम की बातें हैं वही आपसे की जाती हैं, अदर चीज़ें आपसे नहीं की जाती हैं। तो ये क्लासेस आपके लिए बेनिफिशियल होती हैं। तो आप इसी क्लासेस को फॉलो कीजिए या आपकी जैसी भी मर्जी हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।